अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज के इसमें हमने मार्क स्कीम को अंडरस्टैंड करना है। जब भी हम टीचर्स पेपर चेक करते हैं तो बहुत ही स्टूडेंट्स कभी कुछ वेग आंसर कर रहे होते हैं, एब्रप्ट आंसर कर रहे होते हैं। हालांकि उनका जो नॉलेज है वो ठीक होता है, उनके पास कॉन्सेप्ट ठीक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बास कुछ रीजंस की वजह से हम उनके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर खास तौर पर जो स्टूडेंट्स ए और ए स्टार लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स की वजह से बाज़ औक़ात आपके सारा का सारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्रॉपर इसको एंड तक देखिएगा और जो पॉइंट्स आपको न्यू लगें आपने वो अपने पास उसको नोट डाउन कर लेना है। सो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। मार्क स्कीम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आती है कि बहुत से आंसर्स के साथ लिखा होता है B1 B2 कुछ इस तरह से लिखा होता है। अब याद रखिएगा बेटा कि जिन आंसर्स के साथ या जिन मार्किंग स्कीम में B लिखा होता है तो B स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट मार्क्स। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो जो कि 2 या 3 मार्क्स का है और आप उसमें एक आंसर सही दे देते हो और एक आंसर आपका गलत हो जाता है, तो आपका एक आंसर गलत देने की वजह से आपका जो फर्स्ट आंसर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको 1 मार्क्स सेपरेट मिलते हैं, देन आपको 2 मार्क्स के लिए अपने आंसर को कंप्लीट करके एक और वैलिड पॉइंट देना होता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था कि उसने एग्जामिनर ने पूछा था कि बताइए कि कंडक्शन के कौन से 2 वेज हैं जिनकी मदद से जो हीट है, जो एनर्जी है बेसिकली वो ट्रांसफ़र होती है मेटल्स के अंदर। तो अब इसका एक आंसर स्टूडेंट्स बनता है जिसके साथ B1 लिखा था, वो ये था कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से। एटम्स जब वाइब्रेट करते हैं, लैटिस जब वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी शेयर करते हैं। नंबर 1 मार्क्स। तो अब मुझे अगर मैं ये आंसर लिखूंगा तो मुझे सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड पॉइंट के लिए मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि कंडक्शन ना सिर्फ एटॉमिक वाइब्रेशन से होती है बल्कि एज वेल एज मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। सो अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करूंगा स्टूडेंट्स तो मुझे सेकंड मार्क्स मिलेगा। सो ये आई होप सो कि आपको ये चीज़ें पहले, ये B मार्क्स का तो पहले ही पता होगा। सो दैट्स मीन कि ये इंडिपेंडेंट मार्क्स होते हैं और आपको हर मार्क्स स्कोर करने के लिए सेपरेट पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह बेटा कुछ जगह पे B2 भी लिखा होता है और आपको ये भी नज़र आता है कि एनी 2 ऑफ, दैट्स मीन इनमें से आप कोई से भी 3 आप पॉइंट्स लिख दोगे, कोई से भी 2 पॉइंट्स लिख दोगे आप, तो इनमें से आपको आंसर जो है वो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अब हम एक न्यू टेक्निक स्टूडेंट सीखने लगे हैं जिसको कैम्ब्रिज में कहते हैं द लिस्ट रूल कहते हैं। ये ज़रा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात एग्जामिनर या पेपर में जो पूछा जाता है कि हाँ जी 2 पॉइंट्स बताइए जिनकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है। मतलब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देता हूँ कि लिस्ट आउट करें एनी 2 वेक्टर क्वांटिटीज या लिस्ट आउट करें एनी 2 स्केलर क्वांटिटीज। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि कुछ स्टूडेंट्स पहला पॉइंट लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं एंड थर्ड पॉइंट लिखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मुझे ये चीज़ लिखनी है कि राइट एनी 2 वेक्टर क्वांटिटीज, तो पहले पॉइंट में मैं क्या लिख देता हूँ, फोर्स लिख देता हूँ जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स मास लिख देता हूँ जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर और नॉट? एंड थर्ड पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी लिख देता हूँ जो कि अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है B एंड ब्रैकेट में 2 लिखा है। अब स्टूडेंट्स आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है। क्या ये लास्ट वाला करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए इसको 2 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन लिस्ट रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स आपको इसमें से सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपने लिखा है ये आपका वेस्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि आपने लिस्ट रूल अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो आपको टॉप 2 बेस्ट आते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखें, सेकेंड प्रायोरिटी पे लिखें। अगर आप लिस्ट रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स कंप्लीट नहीं दिए जाएंगे। दैट्स मीन जो करेक्ट होने चाहिए वो नंबर 1 एंड नंबर 2 आपका करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 3 लिख देता है और वेलोसिटी वो यहाँ लिखता है, ओके, एंड मैथ्स वो स्टूडेंट्स यहाँ लिख देता है, तो फिर उसको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे।
क्योंकि उसने लिस्ट रूल को फॉलो किया है और जो करेक्ट आपका आंसर था वो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पे आपने मेंशन कर दिया है। सो राइटिंग मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज विल नॉट बेनिफिट अ कैंडिडेट। इसका मतलब है कि आप अगर लिस्ट रूल को फॉलो नहीं करते और आप एक से ज़्यादा आंसर लिख रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो आंसर है आपको उस चीज़ का जस्ट बिकॉज के एक पॉइंट आपका आपने ज़ाया कर दिया, एक पॉइंट आपने रॉन्ग लिख दिया, उसकी वजह से आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कि जब भी वो 2 बातें पूछे तो आप 2 ही लिखें और दोनों करेक्ट लिखें। अगर आपको एक में शक हो तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें कि उसको आप प्रॉपर तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी पे टॉप 2 को रखें। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा चलते हैं कि अगर आपको गिवन क्या है, बड़े ध्यान से अगेन बेटा सबने देखना है मेरी बात को। अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटा मैं समझाने लगा हूँ कि पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज कीजिए कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, ओके। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से और क्या होता है, एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजेस, और ये 2 मार्क्स का है और B2 आपका कंप्लीट हो रहा है। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट पे आप लिख देते हो कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। अब स्टूडेंट्स अगर ये 3 मार्क्स का होगा तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, अगर ये 2 मार्क्स का है तो वो आपको फिर आपको अगेन 1 मार्क्स मिलेगा। ये लॉजिक क्यों है, इसको बेटा हम कहते हैं कंट्राडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्राडिक्शन कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज की जो मार्किंग स्कीम होती है या जो उनका फीडबैक होता है चेकिंग का, या चेकिंग का क्राइटेरिया होता है, वो बड़ा पॉजिटिव होता है। वो कैम्ब्रिज आपको एंड मोमेंट तक कोशिश करता है कि आपको वो मार्क्स दे, इर्रिस्पेक्टिव कि आप खुद को एक्सपोज नहीं करते कि हाँ ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं आती, और आप एक ब्लंडर कर देते हो आंसर में, जिसकी वजह से वो कंट्रडिक्शन का फैक्टर लगा के आपके जो मार्क्स है वो डिटेक्ट कर लेगा। अब स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का था, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका 1 मार्क्स मिलना चाहिए, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है इसका भी 1 मार्क मिलना चाहिए। लेकिन है क्या प्रॉब्लम कि काइनेटिक एनर्जी को आपने डिक्रीज कर दिया, जबकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है आपने खुद को एक्सपोज कर दिया कि आपको वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन नहीं पता। सो ये चीज़ स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किस कॉन्सेप्ट में आती है, कंट्राडिक्शन। एग्जामिनर लिखेगा CON और आपको सिर्फ 1 मार्क्स दे देगा, 2 मार्क्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कन्फ्लिक्ट में डाल दिए अपने वीक कॉन्सेप्ट की वजह से। सो कोशिश कीजिए कि आपको जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर में ऐसी बात ना लिखी जाए जो कि कंट्राडिक्शन करके आपकी पहली बात कोई रॉन्ग कर दे, तो ये चीज़ भी एक जो इसका इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स गलत पड़ जाता है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ें भी आई होप सो कि आपको समझ में आ गई। वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ ना समझ आए। लिस्ट रूल प्रॉपर तरीके से फॉलो किया करें बेटा, और अगर आपका कोई आंसर एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो उसमें ज़रा केयरफुल रहा करो, ये ना हो कि कंट्राडिक्शन की वजह से आपके जो 2 मार्क्स बन रहे हैं वो आपका 1 मार्क्स बन जाए। कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये कहता है अ कैंडिडेट हु राइट्स what? Who writes that the particles move faster because they have greater kinetic energy। अब स्टूडेंट्स इसको देखें, इसमें से आपने क्या क्या बातें लिखनी है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसका 1 मार्क्स है स्टूडेंट्स, इसका 1 मार्क्स है, और इन दोनों में से इसका भी 1 मार्क्स है। तो आपने इन तीनों में से कोई से भी कितने पॉइंट लिखने हैं, कोई से भी 2 पॉइंट लिखने हैं। सो अगर एक स्टूडेंट्स ये लिख देता है कि that the particle move faster because they have greater kinetic energy, जो कि इसी बात का इशारा है जो कि यहाँ पे मेंशन है, उसने ये बात ही कंप्लीट लिख दी और आंसर को वाइंड अप कर दिया, तो इसका मतलब है इसके मुताबिक उसको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको सोचना है कि जो चीज़ें भी कॉमन रिलेट कर रही होती हैं आपको वो बार बार रिपीट नहीं करनी। आपने अगर एक दफ़ा वेलोसिटी का बता दिया तो दैट्स मीन आपने काइनेटिक एनर्जी का ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपने आंसर दे दिया। अगर आपने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का बता दिया तो आप इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी के अंदर वेलोसिटी का फैक्टर पहले से है, तो वो आंसर आपने पहले ही दे दिया है। अब आपको एक न्यू पैटर्न से एक नया पॉइंट ढूंढना है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा हो या जो कि एक्सप्लेन कर रहा हो किसी दूसरे फैक्टर को भी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट मार्क्स उसको तब ही मिलेगा जब वो अगले
दोनों में से कोई एक पॉइंट लिखेगा। तो इस लाइन को बेटा पढ़ लें। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। As marks are independent, a candidate who writes the particle move faster and are closer together gains 1 marks. ओके, सो अब अगर बेटा एक कैंडिडेट लिखता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, ओके, और नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता है स्पेस डिक्रीजेस, इज इट क्लियर और नॉट? सो उसको 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, इसका 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कंट्राडिक्शन आएगी और इसको भी रॉन्ग कर देगा। वो कुछ फैक्टर पे कंट्राडिक्शन होती है, हर फैक्टर पे, हर आंसर पे कंट्राडिक्शन लग भी नहीं सकती। इज इट क्लियर? सो अगर स्पेस डिक्रीज का वर्ड रॉन्ग है, मूव फास्टर का आपने सही लिखा है बेटा, तो आपको इसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ बेटा, बहुत दफ़ा हम बच्चों से ये कहते हैं कि आपको हमेशा जो अपना आंसर लिखना है बेटा, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि वो B मार्क्स का, A मार्क्स का, M मार्क्स का या Q मार्क्स का है। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि बेटा जब भी कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरी का स्ट्रक्चर पोर्शन है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी हो, तो सबसे पहले बेटा आप लिखो फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ये स्टेप बना ले बेटा। नेक्स्ट आप शो करवाओगे इसकी वर्किंग, एंड द थर्ड वन आप आंसर लिखोगे, करेक्ट आंसर लिखोगे, एंड आंसर के साथ बेटा आप लिखोगे यूनिट लिखोगे। ये हैबिट बना लो अपनी कि आपने कोई भी न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए ये 3 स्टेप फॉलो करो। फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करो बेटा, एंड देन आंसर भी लिखो, एंड आंसर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट भी लिखें। मैं अभी आपको हैरान कर दूंगा जब मैं बोलूँगा कि हो सकता है कि आपकी सारी वर्किंग ठीक हो, आपका सारा फार्मूला ठीक हो, लेकिन अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपको 1 मार्क भी आपको नहीं मिलेगा। ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है। सो हम इस पे बात करेंगे। सो इन सम क्वेश्चन द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू शो द वर्किंग, एंड फॉर सच क्वेश्चन मार्क्स आर यूजुअली द B मार्क्स, थस कैंडिडेट हु डू नॉट शो द वर्किंग कैन नॉट गेन फुल क्रेडिट। तो ये चीज़ ज़रा आपने बड़े ध्यान से करनी है। फॉर्मूला, वर्किंग, आंसर, यूनिट, 4 स्टेप्स टू आंसर। ये रट्टा मार लो बेटा, भूलना कभी नहीं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट मार्क्स की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं A एंड C मार्क्स, या A मार्क्स कहते हैं और C मार्क्स, इसको सेपरेट करके मैं कह देता हूँ। A मार्क्स स्टैंड फॉर आंसर मार्क, C मार्क्स स्टैंड फॉर द कंपनसेशन मार्क। अब बेटा बड़ा मैं इसको मज़े का कर रहा हूँ, आपके लिए आसान कर देता हूँ। यहाँ पे कैमरेज आपको एडवांटेज देता है, कैमरेज कहीं जगह आपको एडवांटेज देगा, कहीं पे आपके थोड़े से मार्क्स भी डिटेक्ट कर लेगा। बाज़ औक़ात आपके पास टाइम कम होता है और आपका लास्ट क्वेश्चन पूरा होता है और आप देखते हो कि 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, और आप उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट से शुरू करते हो। टाइम अप होता है, एग्जामिनर कहता है जी पेन डाउन, आपको पेन डाउन करना पड़ता है। वहाँ पे आपने बेटा स्मार्ट वर्क क्या करना है कि सबसे पहले अगर टाइम कम है और ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आपको क्वेश्चन सारा आता है, तो उसमें बेटा आपने क्या करना है कि सबसे पहले आंसर लिख दो, आंसर विद यूनिट लिख दो। ठीक हो गया? क्या मैं कह रहा हूँ, आंसर लिख दो, साथ उसका यूनिट डालो। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और हो सकता है ये क्वेश्चन, इसकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें लिखा हो आंसर मार्क लिखा हो, ये क्वेश्चन स्टैंड किस लिए कर रहा हो, A मार्क्स स्टैंड कर रहा हो, ये इसके लिए, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इसके लिए बेटा ये A लिखा हो, A2 लिखा हो, A1 तो नहीं लिखा होगा, A2 लिखा हो, A3 लिखा हो, और आपने इसके साथ कोई वर्किंग नहीं शो की, नो वर्किंग, कोई वर्किंग नहीं शो की। मेरी बात आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। कोई वर्किंग आपने शो नहीं की, सिर्फ आपने आंसर लिख दिया, और बाय चांस जो आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ मार्किंग सी में लिखा है, जो कि आपको तो नहीं पता, लेकिन जो पेपर चेक करेगा उसको पता है कि ये A मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चाहे आपने वर्किंग शो की है या नहीं की बेटा, आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने आंसर लिखा है 1.7 एंड एक्यूरेट यूनिट लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इवन आपने वर्किंग शो की है या नहीं की, एग्जामिनर उस पर नहीं जाएगा बेटा। ये एक न्यू बात थी। पहले क्या होता था, पहले वो वर्किंग देता था फिर आंसर के मार्क्स देता था। अब रूल चेंज हो गया, वो कहते हैं हम पहले आंसर देखेंगे, आंसर ठीक है हम आपको मार्क्स दे देंगे, बेशक आपने वर्किंग में मिस्टेक ही क्यों ना कर दी हो, अगर आपका आंसर ठीक है दैट्स ओके, हम आपको मार्क्स दे देंगे। क्लियर? सो जनरली फॉर्मूला और वर्किंग वुड स्कोर 1 C मार्क्स बट मार्क्स आर नॉट ओके। तो ये C की बात करें तो मैं आपको C के समझाता हूँ। ओके बेटा, नाउ लिसन प्लीज, ये फार्मूला है, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने करके दिखाता हूँ।
सो बेटा ध्यान से प्लीज देखिएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड इफ आई हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा आई हैव टू डिवाइड v डिवाइडेड बाय f हो गया, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 200 एंड नाउ द आंसर इज 1.7 आना आंसर, आपने लिख दिया 2.7, बाय मिस्टेक कर दिया 2.7 ये लिख दिया। अब एग्जामिनर चेक करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। आपने क्या A2 की पॉलिसी करेक्ट की है तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है, तो बेटा आपका 1 मार्क्स जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपके सारे मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। अब एग्जामिनर C मार्क्स के लिए जाएगा दोबारा और चेक करेगा कि क्या आपने फार्मूला लिखा है या आपने ये कॉन्सेप्ट ये मेथड लिखा है, जस्ट वैल्यूज पुट की है। अगर आपने वर्किंग की है बेटा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे प्लान समझो एग्जामिनर का कि अगर आपका आंसर ठीक है आपकी वर्किंग नहीं देखेगा, हाँ आपका आंसर गलत है तो फिर आपकी वर्किंग की तरफ जाएगा। तो आंसर देने के 4 रूल्स मैंने सिखा दिए। फर्स्ट वन इज फॉर्मूला, देन वर्किंग, देन आंसर, देन एक्यूरेट यूनिट। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये बड़े ध्यान से बेटा आप सबने बहुत ही ध्यान से सुननी है जो मैं कहने लगा हूँ जी। जस्ट वेट। ओके, इन दिस एग्जाम्पल एज इन मैनी 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अ करेक्ट आंसर, आंसर बेशक ठीक लिखो, विद नो यूनिट, यूनिट नहीं सही लिखा, एंड नो वर्किंग विल स्कोर 0। तो अगर आपने वर्किंग नहीं शो की, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा बेटा तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यूनिट बहुत ही ज़्यादा बेटा इम्पॉर्टेंट है। आपके बहुत से बच्चों के सिर्फ यूनिट की वजह से भी जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल यूनिट्स आर नॉट नीडेड इन द वर्किंग। तो वर्किंग अगर आपने करनी है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, बट द फाइनल आंसर इसको आपने यूनिट ज़रूर लिखना है। दे आर नॉट यूजली गिवन ऑन द आंसर लाइन। द यूनिट विल बी एक्सेप्टेड इफ इनकरेक्टली कैपिटलाइज। तो डेट्स मीन अगर वर्क डन का यूनिट क्या होता है बेटा 15 जूल्स लिखना है और आप इसकी जगह स्मॉल जी लिख देते कोई बच्चा, तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। इसके लिए भी कोई आपको वो आपके मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर का यूनिट है बेटा 15 पास्कल है और पास्कल की जगह एक बेटा लिख देता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, तो तब भी आपका आंसर ठीक जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा बड़े ध्यान से देखिए। व्हेन ऑन द रेयर ओकेजन्स the unit is supplied on the answer line, a candidate who adds an incorrect unit will not be awarded the credit for that answer। ध्यान से प्लीज सुनिएगा, अगर वर्क डन लिखा है और एंड पे जूल्स लिखा है, इज इट क्लियर और नॉट, और आप वर्क डन का फार्मूला लगाते हो FD एंड योर आंसर इज, आप इसको देखते नहीं, आप इस डॉटेड लाइन में लिख देते हो, क्या लिख देते हैं जी आप लिख देते हो बेटा 15, आप लिख देते हैं जाउस सेकेंड लिख देते हैं, जो कि वर्क डन का यूनिट नहीं है, हालांकि ऑलरेडी यूनिट लिखा हुआ है। तो इस केस में आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि आपको वर्क डन का यूनिट आता ही नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये बड़े ध्यान से आपने देखना है कि यूनिट को आपने हल्का नहीं लेना, यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपके 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाता है, बाज़ वक़्त आपके 2 मार्क्स भी डिटेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ आपने ज़रा बड़े ध्यान से देखनी है कि यूनिट का आपका जो 1 मार्क्स है वो इस चीज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, सो यहाँ पे आप अगेन वही कॉन्सेप्ट है बेटा जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो भी लेंथी हो रही है लेकिन इस चीज़ को हम कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने के। अ कैंडिडेट हु राइट्स V डिवाइडेड बाय बट नथिंग एल्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन इज अवॉर्डेड ओनली द। सो फॉर एग्जांपल अगर इस पूरे क्वेश्चन में बेटा आप आंसर भी सही नहीं लिखते, आंसर की जगह आपका आंसर भी गलत है, ओके, और सिर्फ आपने फार्मूला लिखा हुआ है। कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है? V इज इक्वल टू IR, ओके, ये फार्मूला लिखा है। तो आपको C1 मार्क्स के लिए आपको C1 मार्क्स के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि अगर आपने वर्किंग नहीं शो की तो फिर आपको बाकी मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने 35 ओम आंसर में लिख दिया और कोई वर्किंग नहीं शो करवाई, ये बड़ा की पॉइंट है बेटा, 35 ओम आपने सिर्फ लिख दिया और आपने वर्किंग नहीं शो कराई, तो आपको फुल कंप्लीट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये न्यू रूल है, याद रखिएगा। अ कैंडिडेट हु राइट्स 2.5 इज अवॉर्डेड 2 मार्क्स। तो ये बेटा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। देन हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं M मार्क्स के लिए। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करेंगे और बहुत कुछ न्यू समझेंगे, तो सुनते रहिएगा। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।